नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली पुलिस की नई एफआईआर, राहुल गांधी और सोनिया गांधी समेत दीगर रहनुमाओं के नाम भी शामिल। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास का आगाज युकम दिसंबर से, अहम बिल्स और माली मामलात एजेंडे में शामिल। सरमाई इजलास से कबल किरण रिजिजू का अपोजिशन के लिए पैगाम, पार्लियामेंट सबकी है, हर मसले पर बात की जाएगी। खेलों के मैदान में भारत तेज रफ्तार तरक्की कर रहा है, मन की बात में वजीर आजम मोदी का पैगाम। नेपाल में 4.2 शिद्दत का जलजला, कम गहराई की वजह से बादल झटकों का खदशा। इंडोनेशिया में सैलाब जमीन बोसे से हलाकतें 442 तक जा पहुंची, 402 लापता, मदद पहुंचाने की कोशिशें सुस्त। जम्मू कश्मीर के 3 रहनुमा आज राज्यसभा में उठाएंगे हल्फ, 5 साल बाद रियासत की नुमाइंदगी बहाल। वस्ती कश्मीर के बडगाम में मंशियात फरोशों की जायदादें जब्त, पुलिस का अवाम को महफूज माशरे के लिए ताउन की अपील। शालटेंग श्रीनगर के मकाम पर मोटरसाइकिल और गाड़ी के तसादुम में 21 साला नौजवान जाँ बहक। हंदवाड़ा का पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट मुलाजिम बिजली के खंबे से गिरने के सबब जाँ बहक। और जम्मू कश्मीर में खुश्क मौसम बरकरार, दिसंबर 5 तक बारिश या बर्फबारी का इम्कान कम। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। सैंसो गीजर, जो कि सर्दी के मौसम में गर्म पानी के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसेमंद ब्रांड है। दिल्ली पुलिस के इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में इतवार को एक नई एफआईआर दर्ज की है, जिसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी के अलावा 6 दीगर अफराद के नाम भी शामिल किए गए हैं। ये एफआईआर उस वक्त दर्ज की गई जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी के हेडक्वार्टर्स ने ईओडब्ल्यू के पास शिकायत पेश की। दरियासना दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की चार्जशीट पर कार्रवाई के लिए दोबारा फैसला महफूज कर दिया है। चार्जशीट में सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत दीगर सीनियर कांग्रेस रहनुमाओं के नाम शामिल है, जिनके खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत इल्जामात आयद किए गए हैं। ईडी ने एसोसिएटेड जर्नलिस्ट लिमिटेड यानी एजेएल के मालियाती मामलात में बेज़ाब्तगियों का इल्जाम आयद किया है, जो नेशनल हेराल्ड का असल नाशिर है। अदालत अपना फैसला 16 दिसंबर को सुनाएगी। कोर्ट ने पहले सोनिया गांधी, राहुल गांधी और दीगर को नोटिस जारी किए थे, जिसमें यह वाज़ह किया गया कि किसी भी कार्रवाई से पहले उन्हें सुनना जाना जरूरी है। स्पेशल जज विशाल घोगे ने कहा कि ये हक मुकदमा की शिफायत और मुंसिफाना कार्रवाई के लिए लाजमी है और नए फौजदारी कानून यानी बीएनएसएस के सेक्शन 223 के तहत ये हक महफूज है। युकम दिसंबर से शुरू होने वाले 18वें लोकसभा के 6ठे इजलास और राज्यसभा के 269वें इजलास के दौरान पार्लियामेंट में मुतअद्दिद अहम कानून साजी और मालियाती मामलात ज़ेर गौर आएंगे। ज़राए के मुताबिक सदर ममलिकत ने सेहत के तहफ़्फ़ुज़ और कौमी सलामती महसूलात बिल 2025, मणिपुर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स दूसरा तरमीम बिल 2025 और सेंट्रल एक्साइज तरमीमी बिल 2025 समेत मुतअद्दिद अहम बिल्स के पेश किए जाने की सिफारिश की है। सदर ममलिकत की सिफारिशात के मुताबिक सेहत के तहफ़्फ़ुज़ और कौमी सलामती महसूलात बिल आइन के आर्टिकल 117 और 274 की शिक 1 के तहत पेश किया जाएगा और आर्टिकल 117 की शिक 3 के तहत इस पर गौर किया जाएगा। इसी तरह मणिपुर जीएसटी दूसरा तरमीमी बिल 2025 और सेंट्रल एक्साइज तरमीमी बिल 2025 भी मुतलका आईनी शिक्कों के तहत पेश किए जाएंगे। माली मामलात के हवाले से पार्लियामेंट 2025-26 के लिए पहले बैच की सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स पर पेशकश, बहस और वोटिंग करेगी, जबकि मुतलका एप्रोप्रिएशन बिल की पेशकश, गौर और मंजूरी या वापसी भी एजेंडे में शामिल है। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने इतवार को वाज़ह किया कि हुकूमत अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात सुनने के लिए पूरी तरह तैयार है
जबकि बाज़ सियासी रहनुमाओं ने पार्लियामेंट में जारी खुसूसी इंतखाबी फहरिस्त की मुकम्मल जांच यानी SIR के मामले पर हंगामा खड़ा करने की धमकी दी है। आल पार्टी मीटिंग के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रिजिजू ने कहा कि पार्लियामेंट सबकी है और तमाम फिरीक़ैन को पार्लिमानी बहस की हुर्मत का एहतराम करना चाहिए। वजीर ने मुस्बत लहजे में कहा, किसी ने यह नहीं कहा कि पार्लियामेंट काम नहीं करेगी या उसे काम करने में नहीं दिया जाएगा। कुछ रहनुमाओं ने कहा कि वो SIR के मामले पर हंगामा खड़ा कर सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि हम अपोजिशन को सुनने के लिए तैयार हैं। हर मसले पर बात करने का तरीका पार्लियामेंट में मौजूद है, असूल और रिवायात हैं। रिजिजू ने आल पार्टी मीटिंग को बहुत मुफीद और नतीजा खेज करार देते हुए कहा कि मीटिंग में 36 सियासी जमातों के 50 रहनुमाओं ने शिरकत की और तमाम तजावीज दोनों ऐवानों के बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के सामने पेश की जाएंगी। वजीर ने अपील की कि दोनों ऐवानों में बहस के दौरान ताउन को फरोग दिया जाए और कहा कि जमहूरियत में इख्तलाफात फितरी हैं, लेकिन उन्हें खलल डालने का सबब नहीं बनना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात के 128वें एपिसोड में कौम को बताया कि भारत अब खेलों के शोबे में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने इस कामयाबी की मिसाल के तौर पर यह बात पेश की कि चंद रोज कबल यह ऐलान हुआ था कि भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी का हक हासिल हो गया है, जो पूरी कौम और हर शहरी की मुश्तरका कामयाबी है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, दुनिया के खेलों के मैदान में भी भारत तेज रफ्तारी से कदम रख रहा है और ये कारनामे मुल्क और मुल्क के लोगों के लिए हैं। वज़ीर-ए-आज़म के इस बयान से कबल ही उन्होंने एक्स पर पोस्ट के जरिए खुशी का इजहार करते हुए कहा था कि भारत ने 2030 के सदी भर के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी का दावा जीत लिया है और ये कामयाबी मुल्क के लोगों और खेलों के माहौल के लिए बाइस फख्र है। उन्होंने इस जीत को बाहमी जज्बे और खेलों के जज्बे इंतहा पसंदी की अलामत करार देते हुए दुनिया के इस्तकबाल के लिए खुशदिली जाहिर की। इसी ताल्लुक से इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की सदर PT ऊषा ने इस कामयाबी पर खुशी का इजहार किया और बताया कि इस तरह भारत के लिए आइंदा 2036 के ओलंपिक्स की मेजबानी के इम्कानात को भी तकवीत मिलेगी। इतवार को नेपाल में 4.2 शिद्दत का ज़लज़ला आया, जिसकी तस्दीक नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने की। ये ज़लज़ला सतह से सिर्फ 10 किलोमीटर की कम गहराई पर आया, जिसके सबब बादज मंजर झटकों का खतरा ज्यादा करार दिया जाता है। सेंटर ने अपने एक पोस्ट में बताया कि यह झटका 30 नवंबर 2025 को सुबह 11:54 पर IST के करीब आया। मकाम के तुलो अर्ज 29.34 डिग्री शुमाली और 21.41 डिग्री मशरकी पर रिकॉर्ड किया गया। माहिरीन ने वाज़ा किया कि सतह के करीब आने वाले ज़लज़ले ज्यादा तवानाई जमीन की सतह के करीब छोड़ते हैं, जिससे जमीन का झटका मजबूत महसूस होता है और इमारतों या ढांचों को नुकसान या इंसानी जानी नुकसान के इम्कानात बढ़ जाते हैं। जबकि गहराई में आने वाले ज़लज़ले सतह तक पहुंचते पहुंचते अपनी तवानाई को कम कर देते हैं। यही वजह है कि नेपाल जैसे ज़लज़ला खेज मकाम पर ऐसी वारदातों में एहतियाती जरूर बन जाती है। इंडोनेशिया में शदीद सैलाब और लैंडस्लाइड्स के बाद हलाकतों की तादाद 442 तक जा पहुंची है, जबकि 402 अफराद अब भी लापता हैं। हुकाम की जारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस तबाहकुन सूरत हाल का तज़किरा बैनुल-अक़वामी ख़बररसां इदारे अल जज़ीरा ने भी किया, जिसमें इंडोनेशिया की कौमी डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी BNPB के हवाला से बताया गया कि इमदादी टीमें मुश्किल तरीन इलाकों तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं, जहां हजारों रिहायशी अहम ग़िज़ाई अशिया और पानी के बगैर कई दिन से महसूर है। शदीद तबाही ज्यादातर सुमात्रा जजीरे पर मरकूज है, जहां कई शहरों तक मुकम्मल रसाई मुमकिन नहीं हो सकी। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली सुमात्रा, मगरबी सुमात्रा और आचे के 3 सूबों में अब तक 402 अफराद लापता हैं और इमदादी कार्रवाइयां दुश्वारियों का शिकार हैं। मजीद ये कि 2 शहर सेंट्रल टापोनली और सेबुलगा अब भी बिल्कुल अलग थलग हैं और वहां तक इमदाद पहुंचाने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। जम्मू कश्मीर की 5 साल बाद पहली बार राज्यसभा में नुमाइंदगी बहाल हो रही है, क्योंकि 3 नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा आज यानी पीर को आला ऐवान में रुकनियत का हल्फ उठाएंगे, जो कि सर्दियों के इजलास के पहले दिन होगा। एक खबररसां एजेंसी के मुताबिक शमी ओबराई, सज्जाद अहमद किचलू और चौधरी मोहम्मद रमजान को नायब सदर और राज्यसभा के चेयरमैन CP राधाकृष्णन के जरिए हल्फ दिलाया जाएगा। यह इक़दाम रियासत के दोबारा तंजीमी अमल और आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर के लिए राज्यसभा में फाल शमूलियत की नुमाइंदगी करेगा। इन 3 रहनुमाओं का इंतखाब 24 अक्टूबर को होने वाले राज्यसभा इंतखाबात में 4 मुख्तस करदा नशस्तों के लिए किया गया था। इस तारीखी मौके के साथ जम्मू कश्मीर की आवाज पार्लियामेंट के आला ऐवान में दोबारा सुनाई देगी और रियासत के मसाइल और तरक्याती मामला पर शिफा बहस में हिस्सा लिया जाएगा।
عوام اور سیاسی حلقوں کی توقع ہے کہ اس اقدام سے ریاست کی نمائندگی مضبوط ہوگی اور مقامی ترقیاتی امور کو قومی سطح پر مؤثر انداز میں پیش کیا جائے گا۔ وسطی کشمیر کے بڈگام کے چرائر شریف علاقے میں منشیات کے خلاف کریک ڈاؤن کے دوران جموں کشمیر پولیس نے 2 بدنام سمانہ منشیات فروشوں کی رہائشی جائیدادیں ضبط کر کے ایک اہم قدم اٹھایا ہے۔ ان جائیدادوں کی مجموعی مالیت تقریباً 45 لاکھ روپے بتائی گئی ہے۔ پولیس نے خورشید احمد غنائی ولد محمد عبداللہ غنائی کی 2 منزلہ رہائشی عمارت کو ضبط کیا، جو FIR نمبر 100/226 کے تحت پولیس اسٹیشن چرائر شریف میں درج مقدمہ 20/815 NDPS ایکٹ کے تحت ملوث پایا گیا ہے۔ اسی طرح مہراج احمد شاہ ولد غلام حسن شاہ کی 2 منزلہ رہائشی عمارت بھی ضبط کی گئی، جو FIR نمبر 8/2021 کے تحت 8/20 NDPS ایکٹ کے تحت ملوث تھی۔ تحقیقات سے معلوم ہوا کہ دونوں ملزمان نے یہ جائیدادیں غیر قانونی منشیات کی فروخت سے حاصل شدہ آمدنی کے ذریعے بنائی تھی۔ تمام قانونی کارروائی مکمل کرنے اور ٹھوس شواہد کی بنیاد پر یہ جائیدادیں NDPS ایکٹ کی دفعہ 68F کے تحت ضبط کی گئی۔ سری نگر کے مضافات میں واقع شالٹینگ کے قریب اتوار کی صبح ایک موٹر سائیکل اور گاڑی کے تصادم کے نتیجے میں 21 سالہ نوجوان جان کی بازی ہار گیا۔ ایک خبر رساں ایجنسی کو موصول اطلاعات کے مطابق حادثہ شالٹینگ میں گرودوارے کے قریب پیش آیا۔ حادثے کے بعد زخمی نوجوان کو فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے اسے پہنچنے کے وقت مردہ قرار دیا۔ نوجوان کی شناخت فائق 21 سالہ ولد مظفر احمد رہائشی زینکوٹ عمر آباد کے طور پر ہوئی ہے۔ پولیس نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے اور تحقیقات جاری ہے۔ حادثے نے مقامی رہائشیوں میں گہرے صدمے اور غم کا ماحول پیدا کر دیا ہے۔ شمالی کشمیر کے ضلع کپواڑہ کے علاقے ہندواڑہ میں اتوار کے روز پاور ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ایک ملازم کا بجلی کے کھمبے سے گرنے کے نتیجے میں موت واقع ہو گئی۔ واقعہ چوگل کے علاقے میں پیش آیا، جہاں مرحوم عبدالرشید خان اپنی ذمہ داری کے دوران کھمبے پر کام کر رہے تھے۔ پولیس اور متعلقہ حکام کے مطابق وہ سرکاری کام کے دوران حادثاتی طور پر کھمبے سے گر گئے اور شدید زخمی ہو گئے۔ زخمی حالت میں انہیں فوری طور پر گورنمنٹ میڈیکل کالج ہندواڑہ منتقل کیا گیا، تاہم ڈاکٹروں نے انہیں پہنچنے کے وقت مردہ قرار دیا۔ حکام نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا تاکہ حادثے کے اسباب کا تعین کیا جا سکے۔ علاقے کے مکین اس واقعے سے دل برداشتہ ہیں اور مرحوم کے اچانک انتقال پر گہرے صدمے کا اظہار کر رہے ہیں۔ متعلقہ حکام نے فیلڈ میں کام کرنے والے ملازمین سے اپیل کی کہ کھمبوں اور ہائی ٹینشن لائنوں پر کام کے دوران حفاظتی اقدامات پر سختی سے عمل کریں تاکہ مستقبل میں ایسے حادثات سے بچا جا سکے۔ سری نگر کے موسمیاتی مرکز نے اتوار کو بتایا کہ جموں کشمیر میں موسم 5 دسمبر تک خشک رہنے کا امکان ہے اور زیادہ تر علاقوں میں کسی بڑی بارش یا برف باری کی پیشگوئی نہیں کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق وادی اور جموں خطے میں مجموعی طور پر موسم مستحکم اور خشک رہے گا۔ محکمہ نے مزید بتایا کہ 3 دسمبر تک عام طور پر خشک موسم برقرار رہے گا، جبکہ 4 اور 5 دسمبر کو زیادہ تر علاقے جزوی طور پر ابرآلود رہنے کا امکان ہے اور دسمبر 4 کی شام سے کچھ بلند پہاڑی علاقوں میں ہلکی برفباری کے چھوٹے وقفے کا امکان بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد دسمبر 6 سے 10 تک یونین ٹیریٹری میں موسم جزوی طور پر سے لے کر زیادہ تر ابرآلود رہنے کا امکان ہے اور 11 اور 12 دسمبر کو بھی ابرآلود موسم کے آثار موجود رہ سکتے ہیں۔ محکمہ موسمیات نے عوام کو خبردار کیا ہے کہ وہ موسمی حالات کے مطابق اپنی سرگرمیوں میں احتیاط برتیں۔ اس خبرنامے میں فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے نیوز انسائڈر 24/7 کے ساتھ۔